अभी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। आप सोचते हो कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, लेकिन उनके नाम के जस्ट बगल में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। सो हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ कॉमर्स विद अंशुमन। मैं हूं अंशुमन एंड आज हम देखने वाले हैं बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से लेकर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज एंड बाकी सारी चीजें इस लेसन में बाकी उनको हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन। तो हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन क्या होता है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता है, बट आप फिर भी द रजिस्टर ऑफ फर्म्स के पास जाकर अपने पार्टनरशिप फर्म को जो है रजिस्टर कर सकते हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब यह होता है कि entering of the firm's name along with the prescribed documents in the register of firms, it provides evidence and conclusive proof about the firm's existence। इसका मतलब यह है कि आपका फर्म का जो नाम है वो बेसिकली रजिस्टर ऑफ फर्म्स में रजिस्टर हो रहा है, जिससे आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड लीगली वो एक प्रूफ एविडेंस बन जाएगा कि आपकी कंपनी जो है पार्टनरशिप फर्म वो एग्जिस्ट करता है, वो रियल में है। सो आपको बेसिकली एक लाइसेंस मिल जाता है एंड एक लीगल प्रूफ होता है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये आपको बिलोंग करता है एंड ऐसा एक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में। जैसे कि मैंने बोला ये कंपलसरी तो नहीं है, पर फिर भी इसको रजिस्ट्रेशन हमें कर लेना चाहिए पार्टनरशिप का। अगर आप सोचोगे ऐसा क्यों, तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं। तो जो पहला इफेक्ट होता है वो ये कि ए पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। ये होता है कि अगर आपने अपना पार्टनरशिप फर्म जो है उसे रजिस्टर नहीं किया, सो बेसिकली वो एक रजिस्टर फर्म माना नहीं जाता है मोस्टली, भले कंपलसरी ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपका जो पार्टनरशिप फर्म अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर एक पार्टनर जो है वो फर्म के अगेंस्ट या दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट एक लॉ सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन फर्म है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो फिर बिना रजिस्ट्रेशन के एक पार्टनर जो है उस फर्म को या फिर अपने बाकी पार्टनर्स को अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है उनकी तरफ से, तो उसे वो एक लॉ सूट फाइल नहीं कर सकता, मतलब बेसिकली केस नहीं कर सकता उनके ऊपर। नेक्स्ट ये कि द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। अब जो फर्म है वो तो ना अपने आप में काम करता होगा, उसको बिजनेस चलाने के लिए और भी थर्ड पार्टीज के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता होगा अपने बिजनेस से रिलेटेड एंड बाकी चीजों को रिलेटेड। तो फिर अगर वो लोग जो है वो फिल्म के साथ फ्रॉड कर देते हैं एंड या फिर कोई चीट या फिर बेसिकली कोई खराब माल देते हैं जो कि वो लाइक रिटर्न करने के लिए मानते नहीं है, तो वो इस केस में जो है वो फर्म वो थर्ड पार्टी में केस कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर वो उनके ऊपर केस नहीं कर सकता है। ये एक इफेक्ट है कि नॉन रजिस्ट्रेशन क्यों आपके लिए बुरा है एंड आपको अपने जो पार्टनरशिप फर्म है उसको रजिस्टर रखना चाहिए। जो थर्ड है वो यह कि द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। अब लास्ट इफेक्ट ये है कि जो फर्म है, फर्म मतलब कलेक्टिवली जो फर्म एक फर्म को माना जाता है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो फिर इसीलिए जो फर्म है वो अपने पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जो फर्म है वो अपने पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकता। तो हमने रजिस्ट्रेशन का मीनिंग देख लिया, एफर्ट्स देख लिए, इफेक्ट्स देख लिए। ओके, सो अभी मीनिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन देखने के बाद आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, अगर ऐसे दुष्परिणाम है तो अब इसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। लेकिन रजिस्टर करे तो करे कहते, तो उसका एक प्रोसीजर है जो हम इसमें देखेंगे। जो पहला प्रोसीजर वो यह है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। आपको जो रजिस्टर ऑफ फर्म्स है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन होगा वहां पर एक एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। उसमें द एप्लीकेशन शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी पर्टिकुलर्स, मतलब नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा उस एप्लीकेशन में। आप सोचोगे कि किस तरीके के नेसेसरी या पर्टिकुलर्स या इंफॉर्मेशन मैं बोलता हूँ, जैसे कि आपका फर्म का नाम, आपका फर्म किस लोकेशन में है, कौन से दूसरे एरियाज या सिटीज या लोकेशंस में आपका फर्म जो ऑपरेट करता है, किस डेट में कौन से पार्टनर ने ज्वाइन किया था, वो आप पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस, और कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी, इस तरह के जो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इस एप्लीकेशन के साथ साथ सबमिट करना होता है। और ये जो एप्लीकेशन है वो सारे पार्टनर्स के थ्रू साइंड होना चाहिए, सारे पार्टनर्स को इस एप्लीकेशन को साइन करना चाहिए। ओके, तो सेकंड वन है कि डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। अब देखो, अब कोई भी काम वो फ्री में तो नहीं होता, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, है ना।
तो अगर आप अपना जो कंपनी है, आई मीन पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको अगर आपको रजिस्टर करना है तो फिर आप ये रजिस्टर ऑफ फर्म्स में जाएंगे, फ्री में तो काम नहीं करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे आपको फीस के थ्रू, जो आपको उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि आपको जो पार्टनरशिप फर्म है आपका वो रजिस्टर हो सके। जो थर्ड वन है कि रजिस्टर आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड विल इश्यू सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। सो जो रजिस्ट्रार है वो आपका जो फर्म का नाम है वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंट्री करेगा एंड उसके बाद वो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। सो इस होल प्रोसेस के बाद आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। सो आपको समझ आ गया हो कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसका मीनिंग, रजिस्टर ना करने के एफेक्ट्स और उसका प्रोसीजर, एंड ये करना कंपलसरी तो नहीं होता है बट एज पर पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो रजिस्ट्रेशन एंड पार्टनरशिप का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन देखेंगे। सो लेट्स गो ऑन। सो अभी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे। यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के हम फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। ये एक ऐसा कंपनी कह सकते हैं आप इसको जिसमें मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, 10 लोग, जहां पर वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, बट ये जो 10 लोग हैं इनको एक स्पेसिफिक गोल है माइंड में, जिसमें ये जो अपना बिजनेस है उससे मिडिल मैन जो होते हैं, कि जब एक कंपनी शुरू होता है उसका जो प्रोडक्ट्स है वो पीपल तक पहुंचने से पहले कुछ मिडिल मैन होके गुजरते हैं, जिससे कॉस्ट बढ़ता है एंड उनके जो प्रॉब्लम्स होती है एंड प्रोसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। तो फिर मोस्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देती बल्कि जो उनका बिजनेस में जो मिडिल मैन होते हैं उन्हें एलिमिनेट करने के लिए काम करती है। यानी कि वो जो स्पेसिफिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें मिनिमम 10 लोग होते हैं एंड जितने भी लोग होते हैं वो एक सेम लोकेलिटी, सेम क्लास या फिर सेम इकोनॉमिक नीड के लिए होते हैं, जो कुल मिला के गैदर्ड होके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, सबका 1 मैन 1 वोट होता है एंड इसमें सबका लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अगर हम जब इसके टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे तब आप इसके मीनिंग और अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स देखेंगे। पहला फीचर है कि वॉलेंटरी मेंबरशिप। अब वॉलेंटरी मेंबरशिप क्या होता है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं वो फोर्सफुली ज्वाइन नहीं हो सकते, वो अपनी इच्छा से आ भी सकते हैं, अपनी इच्छा से जा भी सकते हैं। वही होता है वॉलेंटरी मेंबरशिप की, वो फ्री होते हैं, उनको किसी भी साइड से कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि वो आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो जब विश करे वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसको लीव कर सकते हैं। सेकंड वन है कि लीगल स्टेटस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उनका एक लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस यानी क्या, मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उनका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होता है, जिस वजह से उन्हें एक अलग लीगल स्टेटस यानी एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह कहा जाता है। तो फिर थर्ड फीचर ये है कि लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ के जितने भी मेंबर्स है उन्होंने किस एक्सटेंट तक कैपिटल को इन्वेस्ट किया है उतना ही उनका लाइबिलिटी होता है, यानी उन अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं, जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जितना उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्ट किया है, उतना ही उनका लाइबिलिटी होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट है कि कंट्रोल। अभी कंट्रोल क्या है, तो जो मेंबर्स है उनका होता है इक्वल राइटिंग वोट्स, यानी कि पर मैन 1 वोट। ओके, यानी 1 मैन 1 वोट। यहाँ पर क्या होता है, तो जितने भी लोग होते हैं यानी मेंबर्स वो सब मिलकर वोट करते हैं, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज होते हैं। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मोस्टली सारे डिसीजन देखते हैं बट कंसल्टिंग ऑल द मेंबर्स। ठीक है, तो फिफ्थ फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस मोटिव। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होता बल्कि एक सर्विस मोटिव के लिए होता है। फॉर एग्जांपल फार्मर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें फार्मर्स सारे मिलते हैं ताकि उनका जो फसल है, हार्वेस्ट है, लाइक वो पैडी भी हो सकता है या फिर राइस, व्हीट या कोई भी वेजिटेबल्स और एनीथिंग, उनको उनका एक बेटर दाम मिल सके। उनका जो कॉस्ट होता है लाइक ट्रांसपोर्ट वगैरह, लाइक उनका जो प्रॉब्लम्स होते हैं थ्रू मिडिल मैन्स या फिर कुछ और, या फिर उनको बेटर प्राइस चाहिए होता है अपना हार्वेस्ट के लिए, तो फिर वो एक ग्रुप बनाते हैं सारे फार्मर्स, तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलता है। सो फिर यहाँ पर जो उनका सर्विस मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट ना मिले उनके भले, लेकिन जो मेंबर्स हैं सारे फार्मर्स उनको एक वो सर्विस प्रोवाइड कर सके ताकि जो मिडिल मैन वो एलिमिनेट हो एंड उनको और बेटर प्राइसेस मिल सके। ये एक एग्जाम्पल की तरह आप ले सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है कि मेरिट्स। मेरिट्स में सबसे पहला वो होता है कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस।
अब आप सोचोगे कि इक्वालिटी वोटिंग स्टेटस क्या होता है, मतलब मोस्टली लोगों को पता ही होता है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस मतलब वही वन मैन वन वोट। अब आपने भले इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10,000 रुपीज के अराउंड इन्वेस्ट किया हो, एंड आपका कोई और फ्रेंड जो सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही है उसने सिर्फ 1,000 वोट किया हो, तो आपका कितना कंट्रीब्यूट किया है, टोटल कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया, वो फर्क नहीं पड़ता है। भले आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और किसी और ने 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया हो, लेकिन जो आपका वैल्यू जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो एक ही है, तो वन मैन वन वोट। ओके, नेक्स्ट की लिमिटेड लाइबिलिटी, जो हमने फीचर्स में भी देखा था कि जितना आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है या कि कितना आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हो उतना ही आप लायबल होते हो। यहाँ पर आपको कोई अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी लॉस होता है जो उन्हें रीपे करना हो, यानी कोई भी डेप्ट में आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है। सो नेक्स्ट है कि स्टेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि मैंने पहला ही बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 लोग होने चाहिए, तो अगर मिनिमम 10 लोग होते हैं, ओके, तो उसमें होता क्या है, तो यहाँ पर किसी एक का, किसी 2 या 3 लोगों का डेथ या फिर और कोई मेडिकल इश्यूज या फिर वो उनका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से बाहर कर जाना यानी एग्जिट कर जाना, इन सब चीज़ों जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको मोस्टली सफर नहीं करना पड़ता, उनको उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक स्टेबल एग्जिस्टेंस चलता था, लोग आते हैं जाते हैं, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक स्टेबल एग्जिस्टेंस में रहता है एंड वो आगे बढ़ता रहता है। तो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है कि इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव यही होता है, जो मिडिल मैन होते हैं उन्हें एलिमिनेट करे, तो इसका मतलब यही होता है जो इकोनॉमी इन ऑपरेशंस है, इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशंस होते हैं ना, ऑपरेशन मतलब वही जो प्रोसेस इन प्रोडक्शन, यहाँ पे यानी काम शुरू होने से लेकर उनको जो प्रोडक्ट है उसको लोगों तक पहुंचाने तक वो जो प्रोसेस होता है उसे ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब ये होता है उसको करने में जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है ड्यू टू मिडिल मैन्स, तो जब वो उनको एलिमिनेट करता है तो कॉस्ट होता है ऑपरेशन में वो रेड्यूस हो जाता है, इस वजह से इकोनॉमी इन ऑपरेशन एक फीचर है। और नेक्स्ट ये कि सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक डेमोक्रेटिक वे में काम करता है, लाइक हम देख सकते हैं कि वन मैन वन वोट है, यहाँ पर सर्विस मोटिव के लिए काम किया जाता है, प्रॉफिट के लिए नहीं, तो फिर मोस्टली एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं वो मोस्टली सर्विस के लिए ही तो काम करते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें बहुत हेल्प करता है, जस्ट लाइक टैक्सेस रिड्यूस कर देना या फिर सब्सिडीज देना या ग्रांट देना या फिर बहुत कम इंटरेस्ट रेट में लोन्स देना, इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट ये है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसका फॉर्म करने मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन करने के लिए या फॉर्म करने के लिए ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा हो, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, यहाँ पर जितना भी मेंबर्स है वो एक जॉइंट एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, वहां पर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक एरिया, कितने लोग हैं या फिर मेन एम क्या है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये सब, एंड फीस भरते हैं, एंड उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो इनका एक सर्टिफिकेट इशू करता है एंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लिमिटेशंस ये कि लिमिटेड रिसोर्सेस, और लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों होते हैं, भले उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वन मैन वन वोट। क्यों, अब मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपने 10,000 कंट्रीब्यूट किया हो या 1,000 कंट्रीब्यूट किया हो, आपका इक्वल स्टेटस ही रहता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर। तो फिर जो लोग होते हैं उनको ऐसा होता है कि मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो मेरा वैल्यू जो ज्यादा होना चाहिए, इसने कम किया है मेरे से, इसका बात क्यों सुन रहे हैं, मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे, तो ऐसा होता है लोगों के अंदर कि मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, मेरा ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। और ये सिर्फ एक मेन रीजन नहीं है, मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जो डिविडेंड्स होते हैं यानी पर मंथ उनको जो शेयर्स मिलते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पे, वो डिविडेंड्स भी बहुत कम होते हैं, तो फिर उनका फायदा है, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्ट करके या तो उन्हें मोर वैल्यू भी नहीं मिल रहा है या फिर जो डिविडेंड होता है पर मंथ वो भी ज्यादा नहीं मिल रहा, तो वैल्यू क्या आता है, तो फिर सिर्फ जो लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें भी जो लोग करते हैं वो ज्यादा नहीं करते, इन दो पर्टिकुलर रीजन की वजह से, इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड वन ये कि इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंसी मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो हाई सैलरी पे नहीं कर पाते, अब वो उन्हें पे नहीं कर पाते, तो फिर वो इवेंचुअली जो दूसरे लोग होते हैं जो वॉलंटरीली टाइम टू टाइम
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम है उनमें उनको हेल्प करता है या फिर ऑनररी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। जो मेंबर्स है वो उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना देते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो वो बनते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि वो अच्छे से काम को कर सके, और जो कर सकते हैं उनको सैलरी पे करने के लिए हाई सैलरी पेएबल जितना अमाउंट भी नहीं होता है, तो इनएफिशिएंट इन मैनेजमेंट होता है। थर्ड वन इज द लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उसमें सारे लोग जितने भी मेंबर्स हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं लेकिन विद द मेंबर्स के साथ करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, तो जितना भी डिस्कशन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जितने भी मेंबर्स है सबका साथ मिलके होता है, जिस वजह से सीक्रेसी नहीं होता, क्योंकि सबको सब पता होता है कि अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, आगे के प्लान्स क्या थे, पहले क्या हुआ था, एंड मेन एम क्या है, या फिर अगर जो एम शिफ्टर और किस चीज में हो रहा है, इसलिए सीक्रेसी नहीं होता है। नेक्स्ट ही गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल क्योंकि तो क्योंकि गवर्नमेंट इनको बहुत हेल्प करता है, लाइक मैं बोला था सब्सिडीज देते हैं, ग्रांट देते हैं, टैक्सेस कम कर देते हैं, या फिर इंटरेस्ट रेट जो है कम कर देते हैं, बहुत लो इंटरेस्ट रेट में लोन्स देते हैं। इसके दौरान जो गवर्नमेंट है वो उन पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डाल देता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे ऑडिटिंग या अकाउंटिंग, इन सब में ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स है आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड कुछ गवर्नमेंट रूल्स है जो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए, इस तरीके से तो गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत होता है। नेक्स्ट की डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मतलब अब इतने लोग अगर एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में है और सबका साथ डिस्कशन होगा ही, एंड सबको अपना अपना अलग अलग ओपिनियंस होंगे, तो फिर क्वारल तो होगा ही, क्योंकि कुछ लोग शायद जो मेन एम है कोऑपरेटिव सोसाइटी से उससे हट के कुछ पर्सनल गेन्स पे ध्यान देने दे, तो उनका जो ओपिनियन है अगर बाकी लोग और सपोर्ट करें और कुछ लोग जो अपोज करें, तो ऐसे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, तो इस वजह से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता है। तो अभी हमने पढ़ा फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका फॉर्मेशन भी हमने देखा, उसका फॉर्म कैसे कर सकते हैं और उसमें कितने लोग होते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल के साथ समझना हो क्या और इजी हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली होते क्या है, आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ। लाइक आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा पता है, उसमें गोकुलधाम सोसाइटी पता है, उसको लिखा जाता है गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी। तो गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी में वो भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गोकुलधाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो उसमें जो एपिसोड्स होंगे उसमें आपने देखा होगा कि जो भिड़े पोपटलाल अय्यर होते हैं वो आगे तीन चेयर में बैठे होते हैं, बाकी सारे मेंबर्स अलग से बैठे होते हैं। तो वहां पर जो भिड़े अय्यर एंड पोपटलाल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। आपने देखा होगा डिसीजन वो भले वो लेते हैं, लेकिन जो डिस्कशन होता है वो सबके साथ होता है, यानी सारे मेंबर्स होते हैं, एंड उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यानी भिड़े अय्यर पोपटलाल डिस्कस करते हैं उसमें। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे रिचेस्ट तो वहां पर जेठालाल होता है, लेकिन जो डिसीजन होता है वो सबके साथ मिलकर लिया जाता है, कि सबकी सहमति से लिया जाता है। ऐसे नहीं कि जेठालाल सबसे अमीर है तो उसी का बात माना जाएगा, और वो तो ऐसे भी लेट ही आता है। लेकिन अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होते क्या है। यहाँ पर एक ही मोटिव के लिए लोग जुड़ते जाते हैं, उनका एक ही इकोनॉमिक नीड होता है, या फिर वो एक ही लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं, जिसमें वो सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, जिसको आप रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जिसमें वो अपना वेलफेयर यानी अपना जो सर्विस अपना ग्रुप है या फिर अपना इकोनॉमिक नीड्स है उसका वेलफेयर के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसी को बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। तो अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी समझ आ गया हो, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कितने प्रकार के यानी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। सो लेट्स गो। अभी हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। तो पहला जो है वो ये है कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सबका जो लिटरल मीनिंग्स है वो आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। जो कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि हम जो चीजें खरीदते हैं वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ड करते हैं। क्यों? ताकि हमें जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं उसका एक फेयर प्राइस मिले। यानी कि मैं समझाता हूँ, लाइक जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कभी कभी कुछ ऐसा कर सकते हैं, लाइक जो प्रोडक्ट है उसका स्कैरसिटी कर सकते हैं, यानी उसे लॉन्ग टर्म में उसे स्टोर करके बाद में उसका जो डिमांड है वो बढ़ा के यानी प्राइस बढ़ाकर वो उसे हाई प्राइस में बेच सकते हैं। लाइक ऐसा माल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, या फिर जो सप्लाई है वो कम कर देते हैं। इस ये भी एक माल प्रैक्टिस होता है।
तो जो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो सारे कंज्यूमर्स के साथ बनाया जाता है, ताकि उन वो जो प्रोडक्ट्स वो डेली खरीदते हैं वो एक बल्क में उन्हें खरीद सके, एंड जो मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स है उन्हें वो फेयर प्राइस में बेच सके। तो इसका मेन मोटिव ये होता है कि वो मिडिल मैन होता है यानी रिटेलर, उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं, एंड जो होलसेलर होते हैं डायरेक्टली उनसे परचेज करते हैं, ताकि जो है वो सप्लाई जो है गुड्स का वो मेंटेन होते रहे, एंड सप्लाई के साथ साथ वो उन्हें एक फेयर प्राइस भी मिले। जो जितने भी कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पे नहीं होते, बट उनके जो मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स है उनके लिए प्रोडक्ट का सप्लाई वो बनाते रहे, एंड ऑल्सो एक फेयर प्राइस में उन्हें सारे प्रोडक्ट जो है वो मिलते रहे। सो यहाँ पर ऐसा होता है कि जितने भी मेंबर्स है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उस हिसाब से चाहे उन्हें प्रॉफिट का एक शेयर भी मिल सकता है अगर प्रॉफिट होता है, लेकिन अब प्रॉफिट नहीं होता है तो बेसिकली उन्हें जो गुड्स है वो प्रॉपर सप्लाई के साथ फेयर प्राइस में मिलता है। तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी यही होता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका भी आप नाम से समझ सकते हैं, तो यह होता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे आप इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूसर इंडस्ट्रियलिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे हमारे में जो प्रोडक्ट्स का सप्लाई बनाते रहते हैं फेयर प्राइस में, इसमें क्या होता है जो रॉ मटेरियल्स से लेकर जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है जो एक प्रोडक्शन में काम आते हैं प्रोड्यूसर का चाहिए होते हैं, वो एक फेयर प्राइस में एंड विथ ऑप्टिमल सप्लाई उन्हें मिलता रहे। यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ये काम करती है। सो इसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसलिए कहा जाता है ताकि जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है एंड जो कैपिटल उन्हें मिलना चाहिए, एंड बहुत सारे रॉ मटेरियल्स एंड ऑल द थिंग्स एक प्रोड्यूसर को चाहिए होता है उनका काम आगे बढ़ाने के लिए, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में वही होता है। यहाँ पर सारे प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, यहाँ पर मोस्टली स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड क्राफ्ट्समैन काम करते हैं, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो बिग कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं यानी बड़े बड़े कंपनीज इंडस्ट्रीज उनसे बचे रहे, उनको जो प्रोडक्ट है उन्हें फेयर प्राइस मिले एंड वो उनको बेच सके। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली ये होता है उनको रॉ मटेरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट फेयर प्राइस या फिर लो प्राइसेस मिलते हैं, फाइनेंस उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, उनका जो प्रोडक्ट है वहां पर मार्केट के लिए सेपरेट स्पेस दिया जाता है एंड एक फेयर प्राइस देता है, ताकि उनका जो आउटपुट है उनसे उनको एक फेयर प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ मोस्टली स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड क्राफ्ट्समैन के लिए होता है। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये होता है कि ये भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स से ही बनाया जाता है, पर इन मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये होता है कि उनका जो काम होता है मार्केटिंग का, जो लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर जो वेयर हाउस में स्टोर होता है वो, या फिर पैकेजिंग, इन सब में जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये काम करते हैं। यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करते हैं उनका प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट में या फिर उनका वेयर हाउस में स्टोर करना, एंड स्टोर करने के बाद पैकेजिंग करना, एंड जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं मार्केट में, लाइक एक पर्टिकुलर ईयर में इतना टाइम उनका फेवरेबल कंडीशन होता है कि आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं एंड यहाँ से उनका बेटर प्रॉफिट या बेटर एक फेयर प्राइस मिल सकता है। तब ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करने में, क्यों ट्रांसपोर्ट से लेकर वेयर हाउस में स्टोरेज एंड उसके बाद जो पैकेजिंग वगैरह जैसे काम होते हैं जैसे मार्केटिंग में होता है उसमें हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट वो है कि फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप इसे नाम से ही समझ सकते हैं कि ये मोस्टली जो विलेज में स्मॉल फार्मर्स होता है उन्हें टुगेदर लेता है ताकि वो साथ में काम कर सके एंड पर एकड़ ऑफ लैंड में ज्यादा यील्ड हो सके। तो उसमें बेसिकली क्या होता है ना, इसमें वो जो जॉइंट कल्टीवेशन होता है उसको प्रमोट करते हैं। जो फार्मर्स है उन्हें बेटर क्वालिटी के सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स एंड फार्मिंग इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग वो सब सिखाते हैं, एंड जो बाकी चीजें चाहिए होते फार्मिंग में वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। उन्हें लोन्स दिया जाता है कम इंटरेस्ट में। इन सारी चीजों में जो फार्मर जो है वो साथ मिलकर काम करे ताकि जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़े, प्लस उनके साथ जो चीजें होती रहती है यानी हाई इंटरेस्ट पे लोन्स एंड बेटर क्वालिटी सीड्स ना मिलना, फर्टिलाइजर्स एंड दूसरी चीजें जो फार्मर के साथ होती है वो ना हो, एंड उन्हें क्या बोलते हैं अपना जो हार्वेस्ट है उसके लिए एक बेटर प्राइस मिले एंड उनका जो लाइफस्टाइल एंड सिचुएशन है वो ऊपर बढ़े। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही होता था कि फार्मर साथ मिलकर काम करे, उनका बेटरमेंट के लिए काम हो ताकि ज्यादा प्रोडक्टिवनेस हो एंड जो हार्वेस्ट में यील्ड होता है वो ज्यादा हो। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये होता है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत तरह के होते हैं, लाइक रूरल एरियाज में जो फार्मर्स है उनके लिए होता है, अर्बन एरियाज में जो है स्मॉल ट्रेडर्स या प्रोड्यूसर्स होता है उनके लिए, या फिर एम्प्लॉयज का अलग से एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, या फिर वेज अर्नर्स का जिसमें उन्हें क्रेडिट मिलता रहता है।
तो इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बेसिकली यही होता है, जो आप नाम से समझ सकते हो, वो उन्हें क्रेडिट पहुंचाते हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, स्मॉल ट्रेडर्स हो, वेज वेज अर्नर्स हो या एम्प्लॉयज हो, तो वो उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट में उन लोन प्रोवाइड करता था, ताकि वो जो मनी लेंडर्स होते हैं जो उनसे बहुत हाई इंटरेस्ट लेते हैं उनसे बच सके, वो उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे। एंड ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ये बेसिकली इसलिए काम करता है ताकि सबको स्मॉल टाइम में क्या बोलते हैं, स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट में फाइनेंस मिलता रहे, यानी एक लॉन्ग टर्म में, एक स्मॉल टर्म में उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड हो, ताकि वो जो अपना काम कर रहे हैं यानी फार्मिंग या फिर एक स्मॉल प्रोड्यूसर या ट्रेडर है, वो उन काम को शुरू कर सके, उस काम के लिए उन्हें कैपिटल मिले। तो ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो फार्मर्स से लेकर वेज अर्नर्स तक उन्हें लो इंटरेस्ट में क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो है अपना न्यू बिजनेस या न्यू काम है वो शुरू कर सके, उसको एंड उसके लिए उनके पास कैपिटल हो। जो लास्ट वन है वो है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जस्ट अभी फ्यू मिनट्स पहले हमने जो तारक मेहता का रेफरेंस दिया ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, उसका अब ये मतलब ये है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होता है वो बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जिनका इनकम इतना ज्यादा नहीं होता है, बट उनका एक ड्रीम होता है कि वो अपना एक घर कंस्ट्रक्ट करें। तो फिर ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होता है वो एक फ्लैट या प्लॉट उन्हें अलॉट कर देते हैं या फिर उन्हें कंस्ट्रक्ट करके दे देते हैं, ताकि वो जो है उस फ्लैट या प्लॉट में अपना खुद का घर कंस्ट्रक्ट कर पाए। क्योंकि उनका स्मॉल इनकम जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, यानी इनकम कम होता है, तो उनके लिए उनका हेल्प करने के लिए उन्हें इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकता है। तो ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं उनका बेसिकली काम यह है कि जो लोग उन जिनका इनकम कम होता है उनको हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्हें फ्लैट्स दे, प्लॉट्स दे एंड हेल्प करे, एंड ऑल्सो कि उनको एक वन टाइम जो होता है वन टाइम में परचेस करना, यानी एक ही बार में सारा पैसा दे के ले लेना, वो नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना। जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में बेसिकली यही होता है कि जो लोग जिनका इनकम कम होता है उनको अगर घर कंस्ट्रक्ट करना है तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको घर कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है, यानी उनके मेंबर्स को, ताकि उनका इनकम भले ही कम हो लेकिन वो खुद के लिए एक घर बना सके, क्योंकि घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उनको सिक्योर फील करा सके। तो बेसिकली ये होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे टाइप्स। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। सो लेट्स गो। सो अभी हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके नाम से आपको समझ आना चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं ये इसके रियल ओनर्स होते हैं। कंपनी का मतलब तो आप समझ सकते हैं, कंपनी होता है बेसिकली, चाहे वो कोई भी कंपनी हो जो बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सर्विस देता है, वो कंपनी होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब यहाँ पर जो ओनर्स होते हैं, यानी जो फाउंडर्स होते हैं वो ओनर्स नहीं होते, बल्कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, एंड वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके तरफ से काम करते हैं। ओके, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब जानने के बाद अभी हम इसके फीचर्स देखेंगे। सो फीचर्स जो पहला है वो ये है कि आर्टिफिशियल पर्सन। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देखो आप, रियल पर्सन क्या होता है, मेरी तरह, जैसे कि अभी मैं खड़ा हूँ आपके सामने, आप मुझे देख सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट आर्टिफिशियल पर्सन जो है इन रियल लाइफ जो ह्यूमंस काम करते हैं वो तो नहीं करता, लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते वो अपने नाम पे प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर सकता है, यानी प्रॉपर्टीज उसके नाम पे हो सकती है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकता है, पब्लिक फंड्स ले सकता है या फंड्स को बोरो कर सकता है या लोन्स ले सकता है अपने नाम पे। तो इसीलिए एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। वो भले खा पी नहीं सकता हमारी तरह, बट एक पर्सन होता है आर्टिफिशियली जिसके ऊपर लीगल केस कर सकता है, वो प्रॉपर्टीज बाय कर सकता है या फिर पब्लिक फंड्स एंड लोन्स वगैरह वो ले सकता है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट ये वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो ओनर है और जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, जो कंपनी है उसको एक अलग से एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, यानी अगर उनके ऊपर कोई डेप्ट है, वो लॉस हो जाता है, उन्हें किसी भी तरह एक रिस्क से उन्हें लॉस हो जाता है, जिस वजह से वो अभी वो बहुत डेप्ट में गिरा हुआ है, यानी कर्जे में, तो फिर जो कर्जा वो जो चुकाया जाएगा वो ओनर्स के पैसों के थ्रू नहीं चुकाया जाएगा, जो कंपनी के जो एसेट्स है वही बेच कर चुकाया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो ओनर्स है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, तो कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया जाता है। थर्ड है कि फॉर्मेशन। इसका फीचर्स में फॉर्मेशन है, ये एक बात है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 है, उससे पहले जितने भी लॉस बनाए गए कंपनीज के ऊपर उसके थ्रू इसका फॉर्मेशन हो सकता है। इसका फॉर्मेशन
जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह यहाँ पर भी कंपलसरी होता है, बट यहाँ पर एक बात ये होती है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत बाकी जो फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है उनसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो जो नेक्स्ट है वो है परपेचुअल सक्सेशन। तो परपेचुअल सक्सेशन बेसिकली ये होता है कि अगर यहाँ पर कोई भी मेंबर्स है उनका अगर डेथ हो जाता है, मेन मेंबर जैसे कोई टॉप मोस्ट शेयर होल्डर या टॉप मोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो उनका डेथ हो जाता है या फिर किसी भी एक रीजन की वजह से कंपनी से बाहर जाना पड़ता है, तो उस वजह से कंपनी का अफेक्ट नहीं होता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। तो फिर वो जो कंपनी जब वो बंद हो तभी होगी जब उसे एक लीगल प्रोसेस जैसे वाइंडिंग अप कहते हैं वो हो। जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस खत्म हो जाता है तब जाकर कंपनी एग्जिस्ट करना बंद करती है। लेकिन किसी भी मेंबर का, चाहे वो बिगेस्ट शेयर होल्डर हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, उनके डेथ या कंपनी से बाहर जाने से उन कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है और वो आगे भी एग्जिस्ट करता है, काम करता है। लोग आते जाते रहेंगे बट कंपनी एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। सो जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर, वो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स है वो ओनर्स होते हैं कंपनी का, लेकिन वो शेयर होल्डर्स जो है वो मोस्टली वहां पर जो जनरल मीटिंग्स है उन्हें अटेंड नहीं करते। सो वो आप अपनी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी में रख देते हैं जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुलाते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं। वो जो है वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के बेसिस पे कंपनी चलाते हैं, कंपनीज के डिसीजन लेते हैं एंड कंपनी को रन करते हैं। तो जो कंट्रोल है वो बेसिकली है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, लेकिन जो मेन ओनरशिप है वो तो शेयर होल्डर्स में है ना। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के बेसिस पे ही इसको कंट्रोल करते हैं, रन करते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एक अच्छी चीज है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्योंकि ये सिर्फ इतना नहीं है कि जो आप जितना कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में, आपका जितना इन्वेस्टमेंट है या आपने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उतना ही आप लायबल है। बल्कि एक्चुअली ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 2000 शेयर्स लिए जिसका पर शेयर वैल्यू 10 है, यानी का टोटल आपका जो शेयर का वैल्यू हुआ टोटल वो 20,000 हुआ, 2000 शेयर्स एंड पर शेयर 10 रुपीज। तो 20,000 आप मान के चलो पर शेयर 7 रुपीज तक पे कर चुका है, यानी 40,000 तक पे कर चुका है। तो आपका बैलेंस कितना रहा 6,000। तो अगर कंपनी लॉस में जाता है तो फिर जो 6,000 जो आपका शेयर को आपने लिया था उसको जो 6,000 पेंडिंग अमाउंट है जो आपको शेयर के लिए पे करना है, सब आप सिर्फ उतना ही लेबल होता है। इतना नहीं कि आपने अगर कंपनी का जो 10% जितना आपने कंट्रीब्यूट किया था अभी लॉस में जो टोटल अमाउंट होता है उसमें 10% आपको पे करना है, उतना आप लायबल नहीं होते। बल्कि जो 20,000 रुपीज के जो वैल्यूज में आपने शेयर खरीदे उसमें 14,000 आपने पे कर दिए हैं और 6,000 बैलेंस रहता है। तो अगर कंपनी किसी डेप्ट में जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 6,000 पे करने जितना ही लायबल होता है एंड उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन सील। जैसे कि मैंने बोला था कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो इंसान की तरह साइन नहीं कर सकते कि चलो लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर दो, या फिर प्रॉपर्टीज का जो पेपर्स होता है साइन कर दो, या फिर कोई भी हो बर्थ सर्टिफिकेट हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो या कुछ भी, तो वो एक रियल पर्सन की तरह वो उसे साइन नहीं कर सकते। तो जस्ट बिकॉज जो कंपनी है उससे साइन नहीं कर सकते, वो एक कॉमन सील होता है जिसके थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में आता है या कोई भी काम करता है उसके कंपनीज का, तो उसमें वो सिग्नेचर तो नहीं कर सकते। कॉमन सील होता है कि कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसमें अगर ये कॉमन सील ना हो तो इसका मतलब वो कंपनी जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता कि ये डॉक्यूमेंट तो हमारे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कंपनी का कॉमन सील नहीं है। मतलब कॉमन सील एक कंपनी का सिग्नेचर है, क्योंकि सिग्नेचर जो कंपनी कर नहीं सकता उसके बदले कॉमन सील होता है, जो अगर नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट रिस्क बेयरिंग। तो अब ये एक और अच्छा रिस्क फीचर है, क्योंकि जो रिस्क बेयरिंग होता है, क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं उसमें बेसिकली मल्टीट्यूड में यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में लोग होते हैं। लोग मतलब शेयर होल्डर होता है, बहुत लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर जो रिस्क हो जाता है वो पार्टली बहुत डिवाइड होता है, क्योंकि लार्ज नंबर में लोग होते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं या फिर इसमें इन्वेस्ट किए हुए होते हैं। तो इतने सारे जो लोग जब होते हैं तो जब रिस्क होता है वो बहुत लोगों में डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से रिस्क बेयरिंग है वो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जैसे एक या कुछ लोगों में नहीं बल्कि बहुत लोगों में स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से रिस्क एक पर्टिकुलर पर्सन में कम हो जाता है। तो रिस्क बेयरिंग बहुत अच्छी चीज है। सो अगर अभी हमने फीचर्स देख लिया, अभी हम मेरिट्स देखेंगे। तो मेरिट्स में बेसिकली ये होता है कि मैंने पहले ही बोल दिया लिमिटेड लाइबिलिटी, जो आपने
ये लाइबिलिटी में आपने देख लिया था, लाइबिलिटी यानी कि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि आप अगर अपने शेयर के सारे पैसे भर चुके हैं तो फिर आप बिल्कुल लायबल नहीं है। पर अगर आपने जैसे 20,000 वैल्यू ऑफ शेयर्स लिए एंड 14,000 पे किए तो अगर कंपनी डेप्थ में जाती है आपसे वो बैलेंस 6,000 पे करने के लिए लायबल होते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जो शेयर्स के टोटल अमाउंट है वो पे कर चुका है तो फिर आप भी एक शेयर होल्डर होने के नाते आप उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के, पर्सनल एसेट्स को बेच के उसको जो लायबिलिटी है उसको फिक्स करने के लिए आप लायबल नहीं होते। आप सिर्फ अगर एक शेयर का अमाउंट आपने अभी तक पे नहीं किया है तो वो पेएबल अमाउंट तक ही लायबल होते हैं। एंड ये नहीं कि आपने इतना 10% कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया तो आपको 10% लायबिलिटी भी है, नहीं। बस नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में बेसिकली ये होता है जो शेयर होते हैं वो मोस्टली वो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एंड शेयर जो है मूव होते रहता है कि एक इंसान पे नहीं रहता, उसका वो डिसीजन रहता है चाहे उसको वो शेयर रखना है या फिर किसी और को पास ऑन करना है। पास ऑन मतलब आई मीन बेचना है। तो फिर जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आई मीन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐसा कि मान के चलो जो टॉप मोस्ट शेयर होल्डर है वो मोस्टली उसका ज्यादा शेयर है कंपनी में, ज्यादा उसका क्या बोलते हैं भाव भाव है। मतलब वो कंपनी का ज्यादा बड़ा ओनर है क्योंकि उसके पास ज्यादा शेयर है। मान लो 51% के अराउंड, या फिर इलॉन मस्क जैसे जो पूरा का पूरा ट्विटर कंपनी यानी कि अभी का एक्स वो पूरा खरीद लेता है। तो फिर मोस्टली जो ओनर है उसे लोग हमेशा जानते हैं कि ट्विटर का ओनर मतलब इलॉन मस्क। और लोग ये भी सोचते हैं कि स्पेस एक्स के साथ साथ टेस्ला जो है वो भी इलॉन मस्क की कंपनी है, बट उसका फाउंडर्स कोई और होता है। पर अराउंड 60% या उससे ज्यादा के जो शेयर्स है वो इलॉन मस्क के पास है, इसलिए लोगों को लगता है टेस्ला जो है वो इलॉन मस्क का कंपनी है। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये जो ट्रांसफर इंटरेस्ट मतलब कि जो ओनरशिप है लाइक जो पहले वो ट्विटर के फाउंडर्स या फिर उनके शेयर होल्डर्स के पास था, जब ये शेयर्स जो है वो इलॉन मस्क को बेच दिए गए तब इलॉन मस्क उसका ओनर बन गया। तो बेसिकली इसमें यह होता है कि जब भी आपको अगर नीड हो कैश की या पैसे की तब आप ये जो शेयर्स है वो उसको आगे किसी को बेच सकते हैं एंड उससे आप जो कैश जो है वो इजीली उस शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर इसमें यह होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो ऊपर नीचे नहीं होता क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है जो शेयर्स में होता है वो बस एक इंसान से दूसरा इंसान में अभी पास ऑन हुआ है, यानी कि वो इंसान उसको बेचा तो इस इंसान तो उस इंसान तक वो पास हुआ है। पर वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो स्टेबल है, यानी इसे कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो वहीं पर रहता है एंड उसको खतरे में नहीं रहता। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली ये होता है कि इन्वेस्टमेंट से सेफ रहता है और बस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के साथ साथ कंपनी भी सेफ रहता है एंड मार्केट में जो उसका कैपिटल या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो भी सेफ रहता है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो नेक्स्ट है वो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर आपने देखा परपेचुअल सक्सेशन एंड यहाँ पर आपने देखा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि सिर्फ एक बाइंडिंग अप के प्रोसेस से ही जो कंपनी है वो बंद हो सकता है, बिना माइंड वो बंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे पर कंपनी चलता रहेगा। तो किसी भी इंसान का चाहे वो हाईएस्ट शेयर होल्डर हो या फिर टॉप मोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो आए जाए या कुछ भी करे कंपनी एग्जिस्ट करेगा एंड आगे कंटिन्यू करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अगर आप उसे सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करें या पार्टनरशिप से कंपेयर करें, पार्टनरशिप फर्म से, इनका जो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है ना उनसे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत रिसोर्सेज होता है, ह्यूज अमाउंट में रिसोर्स होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स या एसेट्स हो कुछ भी, जिस वजह से उनका जो ग्रोथ है वो तो और होता ही है। पर साथ साथ इनके पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर के साथ साथ और भी लोग इनके कंपनी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक सेफ होता है, क्योंकि एक तो वो ज्यादा लायबल नहीं होते हैं और दूसरा कि उन्हें बहुत हाई रिटर्न्स मिलता रहता है। तो फिर जो लोग हैं इसमें अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते रहते हैं एंड ये जो कंपनीज है वो और भी फंड्स बढ़ाती रहते हैं या फिर कम पड़े तो लोन्स भी ना बहुत इजीली मिल जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े कंपनीज होते हैं। तो फिर इनका जो एक्सपेंशन होता है विथ कैपिटल, विथ इन्वेस्टमेंट, विथ फाइनेंस एंड इन्वेस्टर से जो भी है वो बाकी जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनसे और बेटर वे में होता है। सो स्कोप फॉर एक्सपेंशन तो एक बहुत अच्छा मेरिट होता है इन जॉन स्टॉक कंपनीज में, इसलिए मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इनमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट की प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक और एक मेरिट है। क्यों?
क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं बेसिकली बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि इनका जो फाइनेंस है यानी कि रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है, पैसा ही पैसा, मतलब कुछ भी बोलो। सो वो इतना पैसा को वो क्या करते हैं, वो हाई सैलरीज दे पाते हैं अपने एम्प्लॉयज को। अगर हाई सैलरीज तो किसी भी चंगू मंगू से नहीं देंगे ना, वो तो एकदम हाई लेवल जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें अपॉइंट करते हैं कि मार्केटिंग टीम मतलब ये इंसान रहेगा, स्पेशलिस्ट है, R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ये इंसान रहेगा, यहाँ का एक्सपर्ट है, या फिर जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, या फिर ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, जो भी डिपार्टमेंट होता है या फिर जो भी सेक्टर होता है उनकी कंपनी के अंदर, उसमें जो बेस्ट हेड रखना चाहिए रखते हैं, जो हेड वो रखता है वो बेस्ट होता है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, उसको स्पेशलाइजेशन होता है, वो बेस्ट होता है। लेकिन वो लोग हाई सैलरी मांगते हैं जो बाकी कंपनीज नहीं दे पाता, आई मीन बाकी फॉर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे पाती, ये लोग दे पाते हैं। इसलिए इनका जो मैनेजमेंट है वो एकदम टिप टॉप रहता है एकदम, और उनका जो डिसीजन वो लेते हैं वो डिसीजन एकदम एक्यूरेट नहीं हो, कभी वो एकदम नियर टू परफेक्ट होता है, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। सो जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है लिमिटेशंस, क्योंकि अभी किसी चीज का फीचर्स देख लिया एंड उसके बाद अगर हम वो किसी चीज से जो अच्छा ही होता है कि यहाँ पर इस चीज में क्या क्या अच्छी चीज है, तो उस चीज में कुछ बुराइयां भी होती है, तो लिमिटेशंस के आई मीन मेरिट्स के बाद लिमिटेशंस। तो अभी पहला लिमिटेशन ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, पहला कि इसका जो रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी है, दूसरा इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं, जैसे इनका टाइम बहुत लेता है, दूसरा तो इनको बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तीसरा इनको बहुत डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, चौथा कि इन्हें बहुत एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, तो इसमें बहुत सारा टाइम एंड पैसा जो है वो चला जाता है, तो फिर हम जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, सो नेक्स्ट ये है कि लैक ऑफ सीक्रेसी। अब इतना बड़ा कंपनी है, इसका ओनर जो है वो शेयर होल्डर्स है, एंड इसके जो इनके शेयर होल्डर्स के लिए जो काम करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास भी इंफॉर्मेशन रहता है, शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास भी इंफॉर्मेशन रहता है, यहाँ तक टॉप मैनेजमेंट टीम्स भी होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन आता है, तो जो सीक्रेसी है वो नहीं रहता। ऐसा ये है कि उनका जो कंपनी का रिपोर्ट्स है ना, लगातार रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, ये सब जो है ना रजिस्ट्रार तक टाइम टू टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो वो जब देते रहते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन होता है ना वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है, इसलिए यहाँ पर सीक्रेसी नहीं होता है। नेक्स्ट, इम्पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने बोला यहाँ के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, एंड यहाँ तक कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और जो टॉप मैनेजमेंट टीम्स होते हैं वो बढ़ता रहता है, ऊपर नीचे, आई मीन पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं जो इसमें काम करते हैं वो भी तो चेंज होते रहते हैं, आई मीन जो एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उनके लिए जो हेड्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर जो भी है जो इन्हें काम करने के लिए प्रेरित करता है, वो चेंज होते रहेंगे तो उनका एक्सपीरियंस बदलेगा ना, तो फिर उनका जो काम होता है वो कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। नेक्स्ट की न्यूमरस रेगुलेशंस, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं ना उन पर बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते रहते हैं कंपनी आई मीन गवर्नमेंट्स बहुत रेगुलेशन लगाते हैं कि सेबी से जाके ये अप्रूवल लो या फिर रजिस्ट्रार से जाके ये रजिस्टर करो वो करो, इनको बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं। सरकार की न्यूमरस रेगुलेशंस एंड रूल्स लगाते रहते हैं, जिस वजह से एकदम फुल फ्रीडम के साथ काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स हो या फिर टॉप मैनेजमेंट टीम हो एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या उससे नीचे मिडिल मैन हो या फिर उससे नीचे और जो नीचे होते हैं ना ये एकदम लो लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स, ठीक है, सबसे बात करने के बाद वो डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो नीचे का डिसीजन हो वो कभी कभी ऊपर ले लेते हैं, और जो ऊपर वाले लोग जो होते हैं उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस करने के कभी कभी नीचे लोग सजेशन देते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, इस वजह से उनको और डिसीजन जो है डिले होता रहता है। जो नेक्स्ट है वो है ऑब्लिगार्ची मैनेजमेंट। ऑब्लिगार्ची मैनेजमेंट मतलब जैसे कि ये एक डेमोक्रेटिकली यहाँ पर काम होता है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये होते हैं, कौन बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बहुत डेमोक्रेटिकली काम करते हैं, तो फिर हम सबके साथ डिस्कशन होता है। तो ऑब्लिगार्ची मैनेजमेंट मतलब डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पर सबके साथ डिस्कशन होता है ऊपर से लेकर नीचे। मोस्टली ऑब्लिगार्ची मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड टॉप मैनेजमेंट टीम्स
एंड सबके साथ मिलकर काम करना। नेक्स्ट की कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं हम लोग, हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन चीप प्राइसेस चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज को हायर सैलरीज चाहिए होते हैं, एंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें और ज़्यादा डिविडेंड चाहिए होता है अपने इन्वेस्टेड मनी पे। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट होता रहता है, जिस वजह से कंपनी स्टेबल नहीं रहता और कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। सो ये है बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनीज के फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होते हैं, मतलब बेसिकली पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज क्या होते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो लेट्स सी देम। सो टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम सबसे पहले देखेंगे प्राइवेट कंपनी। अब आप सोचते हो कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, लाइक आपको तो बहुत सारे एग्जांपल्स पता होंगे, ये एक प्राइवेट कंपनी है, वो एक प्राइवेट कंपनी। आपको पता कैसे चलता है? क्योंकि उनके नाम के जस्ट बगल में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, लाइक रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड या फिर ऐसे ही डालमिया प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके के जो कंपनीज होते हैं उनके नाम के बगल में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, तो उससे आपको पता चलता है कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो अभी हम बेसिकली देखेंगे एक प्राइवेट कंपनी क्यों कहलाता है, उसमें जो कुछ कुछ प्रिविलेजेस उसे मिलते हैं वो क्या होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो प्राइवेट कंपनी होता है उसमें ऐसा होता है कि इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर। जो उनके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका सिंपल मीनिंग होता है वो अपने जो शेयर है उसको बेच नहीं सकते। तो फिर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि शेयर होल्डर एक बार शेयर लेने के बाद उस शेयर को बेच नहीं सकता है, जो बेसिकली है तो नहीं अच्छी चीज, पर एक प्राइवेट कंपनी में होता है ये। नेक्स्ट की यहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। अभी एट प्रेजेंट और पास्ट में कितने एम्प्लॉयज थे उन्हें हटा के, ये एक बात है कि अभी प्रेजेंट और पहले कितने एम्प्लॉयज थे एंड अभी प्रेजेंटली कितने एम्प्लॉयज थे, उन्हें हटा के भी मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नंबर नहीं जाना चाहिए। तो नेक्स्ट ये है कि इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं, वो जो जनरल पब्लिक होते हैं ना, उन्हें वो जो शेयर्स होते हैं कंपनीज का, शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज एंड शेयर्स एंड वगैरह वगैरह, उसको सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर वो अलाउ नहीं करते मतलब पब्लिक को इन्वाइट ही नहीं करते। इन्वाइट मतलब वो जो पब्लिक है वो उनके सिक्योरिटीज या शेयर को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, यानी खरीद नहीं सकते। नेक्स्ट की इट इज नेसेसरी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक प्राइवेट कंपनी के बारे में पता कैसे चलता है कि एक प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी है। क्यों? क्योंकि उसके नाम के बगल में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। ओके, सो अभी इसके बाद हम इसमें देखेंगे। तो जो पहला चीज ये है कि इट कैन बी फॉर्म्ड बाय ओनली 2 मेंबर्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम यहाँ पर 2 मेंबर्स होने ही चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विद ओनली 2 मेंबर्स। ओके, तो एक अच्छी बात है। प्रिविलेजेस जो मैं बोल रहा था, प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये उनमें से एक है। दूसरा कि देयर इज नो नीड टू इश्यू अ प्रोस्पेक्टस एज पब्लिक इज नॉट इनवाइटेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। एक प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। जब एक प्रोस्पेक्टस क्या तो हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में या फिर इन फर्दर लेटर पढ़ेंगे डीपली कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। लेकिन अभी समझने के लिए देख लो कि जो पब्लिक है उसको इनवाइट करने जो शेयर्स है ना उनको सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है। तो जब पब्लिक को शेयर्स को खरीदने के लिए इनवाइट करने के लिए जरूरत नहीं है तो प्रोस्पेक्टस वो नहीं बनाते। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक होते हैं उन्हें वो इनवाइट ही नहीं करते हैं। पब्लिक को इनविटेशन नहीं आता है कि आओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। सो नेक्स्ट ये है कि द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो इतने सारे प्रिविलेजेस में एक और प्रिविलेज ये होता है कि जो शेयर्स का अलॉटमेंट होता है ना, तो आप अगले आने वाले चैप्टर्स में रिटर्न ऑन अलॉटमेंट्स करके एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में, या अलॉटमेंट रिटर्न्स करके कि ये शेयर जो इन्हें अलॉट हुआ है इसका बदले इनको जो पैसे हैं वो 30 डेज के अंदर अंडर मिल जाने चाहिए। ये जो है ये आपको फर्दर आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। लेकिन तब तक अब ये जानो कि प्राइवेट कंपनी जो है उसमें जो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन्हें रिसीव नहीं होता है तब तक वो शेयर्स उन्हें अलॉट नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करने से पहले ही जो शेयर्स है वो शेयर होल्डर्स को अलॉट कर देते हैं, जो एक प्रिविलेज है। तो जो मैं बोल रहा था अलॉटमेंट ऑफ रिटर्न्स, अलॉटमेंट ऑन रिटर्न्स या ये जो चीज है उसे हम
आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में सब पढ़ने वाले हैं, सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नेक्स्ट की इट कैन स्टार्ट द बिजनेस एज सुन एज इट्स गेट्स द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जैसे ही उनको रजिस्ट्रार से अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब आपको सर्टिफिकेट मिल चुका, वो तुरंत अपना काम शुरू कर सकते हैं, यानी अपना बिजनेस। नेक्स्ट की इट नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स, इसका मतलब यह ना कि इट मस्ट हैव ओनली 2 डायरेक्टर, इट नीड्स टू हैव ओनली 2 डायरेक्टर्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, उसका मतलब होता है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए प्राइवेट कंपनी में। वैसे मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स जा सकते हैं। एंड हमारे पब्लिक का भी कहा गया कि पब्लिक कंपनी में जो है वो 3 डायरेक्टर्स मिनिमम रखना है, एंड दोनों में सेम होता है कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स ही रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बट इन पब्लिक कंपनी इट इज नेसेसरी। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स बेसिकली क्या होता है, जो उसका मेंबर्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स रखना कि ये जो मेंबर्स है काम क्या काम करते हैं, ये कब ज्वाइन किया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मेंबर्स की इंफॉर्मेशन होता है वो प्राइवेट कंपनी में रखना जरूरी नहीं होता, लेकिन पब्लिक कंपनी में उनका मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखना नेसेसरी होता है। सो ये था हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा है, जिसमें हमने पब्लिक कंपनी के कुछ पार्ट्स कवर किए। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पब्लिक कंपनी। सो लेट्स गो। अभी हम देखेंगे पब्लिक कंपनी क्या होता है। तो हमने प्राइवेट कंपनी में एक पब्लिक कंपनी के कुछ पॉइंट्स पहले से पढ़ लिए थे, तो अभी पब्लिक कंपनी के जो पॉइंट्स है वो कम हो जाते हैं एंड 3 ही पॉइंट्स बचते हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इट हैज ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम मेंबर्स। इसका मतलब कि जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम सिर्फ 200 मेंबर्स हो सकते हैं, वैसे यहाँ पर पब्लिक कंपनी में ऐसा है कि मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए एंड अपर केस लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर मिनिमम 7 लोग हो सकते हैं, पर यहाँ पर मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो सेकंड पॉइंट ये है कि इट हैज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर सिक्योरिटीज पे रेस्ट्रिक्शंस थे, मतलब एक बार जो मेंबर ने शेयर ले लिया, फिर मेंबर्स के पास जो शेयर है वो अपने से किसी और को नहीं दे सकते, चाहे वो बेच के हो या फिर ट्रांसफर करके। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता, जो मेंबर्स होते हैं वो जो उनका सिक्योरिटीज इन शॉर्ट शेयर्स है, शेयर स्टॉक, वो किसी और को बेच सकते हैं एंड अपने से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी में नहीं होता बट पब्लिक कंपनी में होता है। नेक्स्ट की इट इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज। जो प्राइवेट कंपनी में होता था वो उन्हें प्रॉस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्यों? क्योंकि जो पब्लिक होता है वो उन्हें पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करता था उनका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। सब्सक्रिप्शन मतलब वो मिनिमम अमाउंट जो एक शेयर लेने के लिए पड़ता है। तो फिर यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी है ये ऐसा नहीं करता, वो अलाउ करता है, यानी कि जो पब्लिक है उनको इनवाइट करता है कि आओ हमारे सब्सक्रिप्शन लो हमारे शेयर्स पे। सो बेसिकली यही होता है डिफरेंस प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच। इसके बाद हम देखेंगे द फॉर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने के लिए हमें क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ओके, लेट्स गो। अभी हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं, तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप या जॉइंट इन द फैमिली या फिर पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सारे फॉर्म्स में से आपको कौन से फॉर्म को चूज करना चाहिए एंड वो चूज करते टाइम आपको किन चीजों में ध्यान देना चाहिए, वो इस टॉपिक हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो ये है कि कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। जब पहला पॉइंट हम देखने वाले ये है कि कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जब इस ऑर्गेनाइजेशन को आप सेटअप करते हो यानी शुरू करते हो, उसको शुरू करने में आपको कितनी आसानी पड़ेगी या कितनी डिफिकल्टीज मिलेंगी एंड इसका कॉस्ट कितना पड़ती है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है या फिर कम। तो इस वाले जो पॉइंट है इसमें बेसिकली जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स एंड पार्टनरशिप्स है ये एक्सेल करता है, क्यों? क्योंकि इनको सेटअप करने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है एंड ऑल्सो बहुत इजीली ये सेटअप हो जाता है, क्यों? क्योंकि इनका जो सेटअप करने के लीगल फॉर्मेलिटीज होता है वो बहुत कम होता है। वही अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी देखिए, वहां पर एक्सपेंसिव भी होता है इनका सेटअप और साथ साथ वो टाइम भी बहुत लगाता है, साथ ही में बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत कुछ। तो इट्स फर्स्ट पॉइंट में तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक्सेल कर लेता है। अभी जो बाकी पॉइंट्स होते हैं इसमें लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है उनका लेवल नीचे गिर जाता है। तो अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब बेसिकली वही जब अगर आपका कंपनी डेप्ट में चला जाता है, फिर कुछ रिस्क होता है कंपनी के लिए, तो वो जो डेप्ट को भरना होता है वापस या रिस्क को बेयर करना होता है वो आपके ऊपर कितना रहता है। इसमें हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर
पार्टनरशिप फॉर्म में यहाँ पर लाइबिलिटी मोस्टली ज्यादा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है पूरा इन पे। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ही कम होता है कि जितना पार्टनर्स है, जितने सारे पार्टनर्स है उन्हें पे करना एंड जितना वो लाइबल है एक दूसरे के साथ उतना पे करना है, लेकिन फिर भी उनका जो लाइबिलिटी होता है वो एक अपर केस में होता है। इससे अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपेयर करेंगे तो वहां पर तो इन्वेस्टर्स को लायबल ही नहीं है। यहाँ तक कि जो ओनर्स है वो इन्वेस्टर्स ही ओनर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं वो लायबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी एक सेपरेट बीइंग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो फिर वो अगर लायबल है तो जो इन्वेस्टर्स यानी ओनर्स है वो बस अपना बचे हुए शेयर के पैसे के अलावा और बिल्कुल लायबल नहीं होते। सेम विद कोऑपरेटिव सोसाइटी के इतने सारे लोग होते हैं, उनका जो लायबिलिटी होता है बहुत कम होता है। एंड जॉइंट इन द फैमिली में अगर आप सेटअप कर रहे हो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, तो उसमें अगर आप वो करता है सो आपका लिमिट लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स का लिमिटेड होता है। तो बेसिकली लाइबिलिटी में जॉइंट इन द फैमिली जिसमें आप करता होंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में एक बेटर ऑप्शन नहीं है। बट अगर लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसमें बेटर होती हैं। नेक्स्ट की कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब एक कंपनी या फिर आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस वो कितना आगे या कितने सालों तक चलेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो आपके डेथ आई मीन जो ओनर होता है उस ओनर के डेथ के बाद या फिर कुछ उसे एलिमेंट हो जाए या फिर वो इल हो जाए या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो फिर वो उसका डेथ या इंसानिटी पे जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन होता है जो यहाँ का ओनर भी होता है एंड साथ साथ काम भी वही करता है। पार्टनरशिप में भी अगर मोस्टली मान के चले अगर 2 ही पार्टनर्स हुए, लेकिन अगर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं लाइक 100 के अराउंड या फिर 50 मान के चले तो भी 1-2 पार्टनर्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप में भी फर्क पड़ता। तो अगर कंटिन्यूटी के लिहाज से देखा जाए तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें ज्यादा बेटर होता है आपका चॉइस। और जॉइंट इन द फैमिली में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली में जो नेक्स्ट एल्डर है वहां पर ओनरशिप यानी कि जो करता होता है वो पास ऑन हो जाता है। सो लाइबिलिटी में पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के जो बाकी ऑप्शन होते हैं लाइक जॉइंट इन द फैमिली या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैनेजमेंट एबिलिटीज। मैनेजमेंट एबिलिटीज में बेसिकली ये होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसमें जो एक ही ओनर होता है उसको सारे मैनेजमेंट एबिलिटीज तो नहीं आते होंगे, एंड सारे मैनेजमेंट के जो होते हैं एबिलिटीज लाइक फाइनेंस हो गया, उसके बाद मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया एंड सेल्स हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं R&D डिपार्टमेंट जो या सोल प्रोप्राइटरशिप में तो नहीं होता बट रिसर्च तो फिर भी करना पड़ता है मार्केट का। तो इन सारे के सारे जो चीजें होते हैं उसमें सोल प्रोप्राइटर एक इंसान होता है वो एक्सेल नहीं कर सकता है। एंड पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स को सारे एरियाज में एक्सेल करना हो। तो यहाँ पर अगर आप जॉइंट इन द फैमिली को देखेंगे वहां पर मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो है वो करता ही लेता है। तो जरूरी थोड़ी है कि कर्ता को सब आता हो। सो इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ बेटर ऑप्शन फॉर मैनेजमेंट एबिलिटीज, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास हायर सैलरीज दे सकते हैं वो स्पेशलिस्ट हायर करने के लिए। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी उनके पास जितना पैसा नहीं होता है कि जो हाई सैलरीज दे सके एंड प्रोफेशनल्स को रख सके, फिर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत लोग होते हैं एंड वो वॉलंटरली जो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनरी सर्विस दे सकते हैं उनको मोस्टली वो रख देते हैं, पर वो 3 से 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं। सो फिर एक एज रहता है उनका बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप से, उनसे बेटर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। नेक्स्ट की कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपको कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में तो आपको बहुत कम पैसा लगता है एंड जॉइंट इन द फैमिली में तो आपको तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होता है मोस्टली, आपको पूर्वज के जो आपके लिए जमीन जायदाद छोड़ के जाते हैं उन्हीं से आप बिजनेस शुरू करते हैं। तो इन चीजों में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत कैपिटल चाहिए होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये बनाने के लिए ना बस ह्यूज फाइनेंस चाहिए होता है, बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो फिर भी एक ही मोटिव के लिए बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, जब उनका एक ही मोटिव होता है तो अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बाकी तो जॉइंट इन फैमिली में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है एंड सोल प्रोप्राइटर में वो अकेला होता है। पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर्स ही दे पाते हैं, पार्टनर्स ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सो कैपिटल कंसिडरेशन के बाद नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब आपका अपने बिजनेस में कितना कंट्रोल होगा। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आपका अपने बिजनेस में 100% कंट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि यू आर द सिंगल ओनर। नेक्स्ट पार्टनरशिप में तो आपका कितना
पार्टनरशिप है या फिर आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना, इन्वेस्टमेंट है, लाइक आप कितने लायबल होते हो। मोस्टली अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हो तो आपका बात बहुत सुना जाता है। वही जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर आप करता हो यानी कि आप लीडर हो तो फिर आपका जो कंट्रोल है वो ज्यादा रहता है बाकी फैमिली मेंबर से। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। भले डिस्कस से सारे मेंबर्स से बात करते हैं, डिसीजन मीन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। अगर आप वो नहीं हुए तो फिर आपको जो ओपिनियन है वो तो सुना जाएगा, लेकिन मोस्टली आपको जो फेवरेबल डिसीजन हो वो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि और भी लोगों के ओपिनियंस होते हैं। मोस्टली फाइनल डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो ओनर्स होते हैं यानी कि इन्वेस्टर्स, वो अपने मन के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट टीम को अपॉइंट कर देते हैं जो उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करते हैं। तो बेसिकली जो ओनर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स ही ओनर्स, एंड उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही बाकी लोग काम करते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फिर अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंट्रोल चाहिए तो आप उसमें हाईएस्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। एंड आप को फाउंडर भी हुए या फाउंडर भी हुए, लेकिन मोस्टली वो कंपनी का ओनर इन्वेस्टर ही होता है। तो फिर अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर एक ओनर टाइप ऑफ फीलिंग और कंट्रोल चाहिए होता है, आप हाईएस्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट होता है नेचर ऑफ बिजनेस, की बिजनेस किस चीज के बारे में है, क्या है बिजनेस, छोटा है बड़ा है साइज में या फिर कौन से सेक्टर में है। तो फिर नेचर ऑफ बिजनेस मतलब ये है कि अगर आप एक छोटा सा दुकान ही खोलना है तो फिर आप एक सोल प्रोप्राइटर होंगे। एक पार्टनरशिप फर्म खोलना है, ना कि ज्यादा बड़ा ना कि ज्यादा छोटा पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें नेचर ऑफ बिजनेस में आप एक पार्टनर होते हैं। और उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली में आप एक फैमिली बिजनेस को बिलोंग करते हैं जिसमें आप लीडर होंगे, एंड मोस्टली आप चाहे तो जो हार्वेस्ट करते हैं वो बेच सकते हैं, या फिर फैमिली में ही कोई बिजनेस होता है तो वो कर सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बेसिकली यही कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो जैसे कि आप सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें आपका एक ही मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना अपने मेंबर्स को। यहाँ पर जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉफिट अर्निंग इंपॉर्टेंट होता है, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉफिट अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एंड जो कंपनी होता है उसमें मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ताकि वो जो है अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी दे सके। एंड और भी चीजें होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, एंड जो कस्टमर्स होते हैं उनको चीपर प्राइस में बेटर क्वालिटी चीज दे सके। वो अलग बात है कि कंपनीज मोस्टली ऐसा करते नहीं है। एंड उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें मंथली हायर डिविडेंड दे एंड बेटर रिटर्न्स दे, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड वगैरह हायर सैलरी दे। तो फिर उनके लिए ऐसे प्रॉफिट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही बढ़ेगा तो बाकी सारी चीजें बढ़ेंगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस यही होता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का मेन मोटिव क्या है एंड उसका साइज कितना हो। तो फिर बेसिकली आप अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो फिर वो कौन सा फॉर्म में होगा, यानी कि किस टाइप में होगा, कि सोल प्रोप्राइटरशिप से लेकर जॉइंट स्टॉक कंपनी तक वो कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस होगा, वो आपको इन 7 पॉइंट्स पे ध्यान दे के चूज करना चाहिए। सो इसी के साथ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म होता है। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसे कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।